हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। आज इस लेक्चर में बच्चों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन यूकैरियोटिक सेल। आज हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या देखेंगे? यूकैरियोटिक सेल में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। पिछले लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया था। लास्ट में थोड़ा सा हमारा नेटवर्क इशू की वजह से इंटरप्ट हो गया था। वो जो फिगर आपको हम बता रहे थे वो हम एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, ये फिगर आपको हम उस दिन दिखा रहे थे। मेरा नेटवर्क इशू वजह से वो वीडियो इंटरप्ट हो गया था। देखिए, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए का है जो कि 3' to 5' और ये 5' to 3' है। इसमें सबसे पहले देखिए आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पे बाइंड किया। आरएनए पॉलीमरेज देखिए सिग्मा फैक्टर अंदर है और ये आरएनए पॉलीमरेज बाहर है। आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे जुड़ता है ये चेन को इनिशिएट करवाता है। फिर इलांगेशन में देखिए, जब यहाँ पे 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं, ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है और जो कोर एंजाइम है वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना स्टार्ट करता है ना। देखिए, इसके बाद ये जो ग्रीन ग्रीन से है ये है टर्मिनेटर। जब आरएनए सिंथेसिस होते होते टर्मिनेटर तक पहुंच जाएगा तो यहाँ पे टर्मिनेशन हो गया, आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो गया। यहाँ पे ये रो फैक्टर है तो एमआरएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। तो ओवरऑल हमने ये प्रोकैरियोटिक आरएनए सिंथेसिस के बारे में बता दिया। आज इस लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक आरएनए सिंथेसिस के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे बच्चों? यूकैरियोटिक आरएनए सिंथेसिस के बारे में देखेंगे। आइए तो हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक आरएनए सिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल। आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। वो कौन कौन सा स्टेप है? इनिशिएशन, क्या है? इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। और क्या है नेक्स्ट? टर्मिनेशन। क्या है? टर्मिनेशन। तो यूकैरियोटिक सेल में भी वो तीनों स्टेप आएंगे। तो यूकैरियोटिक जो ये आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसका डिटेल स्टडी हम आपके साथ इस लेक्चर में कर रहे हैं। देखिए, द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए एंड डीएनए टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और आरएनए पॉलीमरेज इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एमआरएनए का डीएनए टेम्पलेट पे सिंथेसिस होना ही ट्रांसक्रिप्शन है। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, यहाँ से एमआरएनए बना, इसी को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक बच्चों, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एमआरएनए का डीएनए टेम्पलेट पर आरएन बनना ही ट्रांसक्रिप्शन है। इसमें एंजाइम कौन सी इन्वॉल्व होगी? ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सी एंजाइम होगी? जैसे डीएनए हो गया, यहाँ से एमआरएनए बन रहा है और एंजाइम कौन सी होगी? ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सी एंजाइम होगी? ट्रांसक्रिप्टेज। और जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा वो न्यूक्लियस में होगा। कहाँ? केंद्रिका के अंदर। और जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन था वो कहाँ था? साइटोप्लाज्म में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? साइटोप्लाज्म में। और नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या है, सम सेल ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आल्सो अकर। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। तो इनका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो इनका जो डीएनए होता है उसमें भी ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इनका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, इनका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, किसका ट्रांसक्रिप्शन? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो साइटोप्लाज्म में होगा। जैसे हमने प्रोकैरियोटिक में ई कोलाई का बताया था, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट विद इन 3 स्टेप। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में।
वैसे इसमें भी 3 स्टेप होगा। पहला होगा इनिशिएशन, दूसरा होगा इलांगेशन, तीसरा होगा टर्मिनेशन। पहला क्या है? इनिशिएशन, दूसरा इलांगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। क्या है? टर्मिनेशन। तो पहला देखिए इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या है? इनिशिएशन इज ए प्रोसेस इन विच ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बिगिन। इनिशिएशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना शुरू होता है। दस बिगिनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। तो इनिशिएशन क्या है? इनिशिएशन वह प्रोसेस है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, जो कि डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस शुरू होता है। क्या होता है? इनिशिएशन में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होता है। क्या होता है? शुरू होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएटेड फ्रॉम द प्रमोटर रीजन। हमने आपको प्रमोटर रीजन पिछले लेक्चर में बताया था। वो एडेनिन थाइमिन रिच रीजन होता है। क्या क्या उसमें ज़्यादा होता है? एडेनिन थाइमिन रिच रीजन होता है। इन यूकैरियोट प्रमोटर रीजन ओवरसाइड इज कंसिस्ट ऑफ 7 बेस पेयर, जिसको टाटा ओवरआर हॉगनेस बॉक्स कहते हैं। इसको किसने खोजा था? हॉगनेस ने, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ से इनिशिएट होता है? शुरू होता है प्रमोटर रीजन से, जो कि 7 बेस पेयर का बना होता है। ठीक है बच्चों, इसको हॉगनेस बॉक्स भी कहते हैं। इसको जनरली टाटा बॉक्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाटा बॉक्स। इसको हॉगनेस बॉक्स क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको साइंटिस्ट हॉगनेस ने खोजा था। किसने खोजा था? हॉगनेस ने खोजा था। जैसे उसमें प्रोकैरियोट था, उसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे। उसी तरह इसमें भी आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को करवाएंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वाले लेक्चर में आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में बताया था, जो यहाँ पे मेंशन है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई है, ए है, एफ है, डी है, बी है, एच है और ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, हमने आपको उस लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में डिटेल में बताया था। दिस फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन प्रोसेस को शुरू करते हैं। कौन कौन शुरू करता है? जब प्रमोटर साइट पे ये आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जुड़ जाएंगे। जैसे देखिए ये प्रमोटर है ना, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टीएफ, तो ये इनिशिएशन स्टार्ट करेगा। इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, हमने आपको बताया था जो प्रोकैरियोटिक आरएनए था वो एक ही टाइप का था, लेकिन जो यूकैरियोटिक हमारा आरएनए होता है वो 3 टाइप का था। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज में देखिए, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। हमने जो आपको तीनों आरएनए बताया था, उसमें हमने आपको बताया था आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट क्या करता है, वो आरएनए को बनाता है। किसको? आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या करता है? एमआरएनए को बनाता है। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है? वो टीआरएनए को बनाता है। तो एमआरएनए कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और नेक्स्ट हमने क्या आपको इसमें बताया है, when all 7 factor and RNA polymer attached to promoter region, then initiation start। जब ये मान लीजिए ये प्रमोटर रीजन है, ये मान लीजिए प्रमोटर रीजन है, इस पे साथ तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, तब यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होगा। ठीक, अब इलांगेशन में देखिए क्या है। चेन इलांगेशन इज ए प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ पॉलीमरेज, मतलब आरएनए पॉलीमरेज आकर्स फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यही 3 प्राइम और से 5 प्राइम जो हमारा एंड है, यही सेंस स्टैंड है। यहाँ पे यही टेम्पलेट स्टैंड है, क्योंकि इसी पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो किस डायरेक्शन में जाएगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन एंड टेम्पलेट अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए प्रोसीड न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंसली। चेन इलांगेशन में देखिए क्या क्या हमने बताया है। चेन इलांगेशन इज ए प्रोसेस इन विच
Movement of polymerase occurs from 3' to 5' direction and template unbinding of DNA proceed nucleotide sequentially arranged on the DNA template। देखिए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से जोड़े जाएंगे, जैसे अगर यहाँ पे A T C G E मतलब C है तो mRNA का सीक्वेंस क्या होगा, एडेनिन के साथ थाइमिन नहीं होगा। यहाँ ये RNA है तो यूरेसिल होगा, यहाँ पे एडेनिन हो गया, साइटोसिन के साथ ग्वामिन हो गया, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वामिन। एडेनिन और ये यूरेसिल के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो ये न्यूक्लियोटाइड होगा RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो होगा वो सीक्वेंस से जोड़ता जाएगा। RNA पॉलीमरेज सेकेंड जनरली यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ mRNA। तो ये जो mRNA है उसको कौन बनाएगा, RNA पॉलीमरेज सेकेंड। फॉर्मेशन ऑफ mRNA अकर्स फ्रॉम 3' टू 5' डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगा, 3' से 5' डायरेक्शन। द RNA विच आर सेंसराइज ऑन कम्प्लीमेंट्री ऑफ DNA टेम्पलेट बट न्यूक्लियोटाइड यूरेसिल प्रेजेंट एट द पोजीशन ऑफ थाइमिन। जो ये mRNA बनेगा उसमें थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होगा। क्या होगा, यूरेसिल। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड वाइल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। जब हम आपको न्यूक्लिक एसिड वाला लेक्चर पढ़ा रहे थे पहला, उसमें हमने आपको बताया था जो ये पेंटोज शुगर थी और जैसे मान लीजिए ये पेंटोज शुगर थी, ठीक है, ये पेंटोज शुगर थी। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस किसके द्वारा जुड़ा था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। और यहाँ पे ये फास्फेट जुड़ा था फास्फो एस्टर बॉन्ड के द्वारा। किसको, फास्फो एस्टर के बॉन्ड के द्वारा। तो नाइट्रोजनस बेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा और फास्फस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा था, फास्फोरस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा था। तो हमने आपको बता दिया यूकैरियोटिक ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है 3 स्टेप में होता है, चेन इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। टर्मिनेशन क्या है, टर्मिनेशन क्या है, when transcription process completed then dissociation of RNA polymers occurs from template DNA। जैसे ये स्ट्रैंड है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फिनिश हो जाएगा, जैसे ये स्ट्रैंड है, यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा तो जो इसका RNA पॉलीमरेज है ये यहाँ से अलग हो जाएगा, तो न्यूक्लियोटाइड ऐड होना बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, RNA पॉलीमरेज थर्ड कैन टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इफिशियंटली। जो RNA पॉलीमरेज था वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को बंद कर सकता था विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एडिशनल फैक्टर। अगर मान लीजिए सेल के अंदर जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है न्यूक्लियस में, अगर वहाँ पे कोई जो टर्मिनेशन फैक्टर नहीं है तो RNA पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा, वो आके टर्मिनेशन फैक्टर की तरह काम करेगा और ये ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देगा। क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। RNA पॉलीमरेज थर्ड कैन टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन इफिशियंटली विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एडिशनल फैक्टर। पॉली ए टर्मिनेशन सिग्नल रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। देखिए जो यूकैरियोटिक होगा लास्ट में जो mRNA बनेगा, देखिए जैसे ये एक यूकैरियोटिक DNA है तो लास्ट में इसके पॉली ए टेल जहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे ढेर सारा ए मिलेगा वहीं पे RNA पॉल थर्ड आके ज्वाइन करके यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से mRNA बनना बंद हो जाएगा। तो यहाँ से ये mRNA सेपरेट हो गया। तो टर्मिनेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे पॉली ए टेल बहुत सारे ए होते हैं वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता है, या फिर पॉलीमरेज थर्ड आके टर्मिनेशन फैक्टर की तरह काम करता है। हम लोग इसका फिगर देखते हैं फिर आपको हम इस फिगर के बारे में बताएंगे। पहले इसका डायग्राम देखते हैं हम लोग। देखिए ये प्रमोटर रीजन है, यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर ये आई है, यहाँ RNA पॉलीमरेज सेकेंड आके जुड़ गया है। ये DNA स्ट्रैंड है 3' टू 5' इन, ये 5' टू 3' इन। तो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड कौन हो जाएगा, 5' टू 3' स्ट्रैंड, जहाँ पे हमारा वो ट्रांसक्रिप्शन होगा। देखिए ये नॉन सेंस स्ट्रैंड है, यहाँ पे RNA
पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ये नीचे वाला ये जो हमारा स्टैंड है यहाँ पे होगा। ये अनबाइंडिंग हो गया, यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। तो ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया। अब एमआरएनए का इस टेम्पलेट स्टैंड पे सिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अब जब एमआरएनए यहाँ पॉली ए के पास पहुँचा, यहाँ पॉली ए का यहाँ पहुँचा जहाँ पे ढेर सारे ए है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आके इनका टर्मिनेशन करवा दिया। क्या करवाया? टर्मिनेशन करवाया। तो ये हो गया ऑल अबाउट यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। यहाँ हमने देखिए जो ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, पॉलीमरेज सेकेंड होगा और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा और प्रमोटर डीएनए होगा। ये देखिए ये डीएनए है, इसमें सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जुड़ के प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जिसको पीआईसी कहते हैं ये बन गया ना। फिर इसको एटीपी मिला। ये जो है कि इसका जो डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड है ये देखिए छोटा सा बना है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के ओपन कॉम्प्लेक्स बना दिए जो कि अनस्टेबल है। अगर यहाँ से ये फैक्टर हट जाए ये बॉन्ड फिर से रिजॉइन होकर बना देंगे। फिर यहाँ से न्यूक्लियोटाइड ऐड होना हो गया, ये इनिशिएशन होगा, फिर इलांगेशन होकर आरएनए बनाएगा। अगर पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी और एफ ये सब रिलीज हो जाएंगे तो स्कैफोल्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर इसको हमको मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, अगर हमको फिर से रीइनिशिएशन करवाना है इन सब फैक्टर को जोड़ देना है, फिर से रीइनिशिएशन हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको जो ट्रांसक्रिप्शन है हमारा प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक बारे में समझ में आ गया होगा। इस तरह आपका हमने फर्स्ट यूनिट के जो सारे टॉपिक थे ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग सेकेंड यूनिट में जो हमारा जेनेटिक कोड है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जेनेटिक कोड के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। बच्चों अगर आपको लगता है कि ज़्यादा अंग्रेजी का उपयोग हो रहा है तो जैसे ही आप 1-2 लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। और आप ध्यान देखिए, और जो हम आपको मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही सॉलिड मैटर है। आप किसी भी एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप टॉप कर सकते हैं अगर अच्छे से लिखें। ठीक बच्चों, ये मैटर एकदम सॉलिड है और ऑथेंटिक है। इसमें हमने कोई भी सेंटेंस फालतू नहीं लिखा है। ठीक है बच्चों, कोई भी सेंटेंस फालतू इसमें नहीं है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो थंबनेल में टेलीग्राम है उस पर आप टेलीग्राम नंबर है उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।